हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ करेंसी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ करेंसी से। पहले वाला जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या कवर किया था कि व्हाट इज करेंसी। करेंसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं करेंसी के, मतलब करेंसी काम में क्या आती है हमारे। ठीक है, सबसे पहले है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यार एक चीज बताओ, मैंने आपको वहां भी समझाया था कि आपको दो चीजें एक्सचेंज करनी हो तो जो करेंसी है वो मीडियम का काम करती है। ठीक है, तो ये पहला फंक्शन हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब आप कोई भी गुड्स एक्सचेंज करो, ठीक है, तो बदले में आपको पैसा देना पड़ता है, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो ये पहला फंक्शन हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर है यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। देखो, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता था, हम लोग मेजर नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ किसी भी यूनिट की वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये पेन है, ठीक है, 20 रुपए का है। बोर्ड है मान लो, तो बोर्ड आपका 2000 रुपए का है। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एक यूनिट की जो वैल्यू है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक फंक्शन होता है आपका करेंसी का। फिर है मेजर ऑफ डिलेड पेमेंट्स। अब ये डिलेड पेमेंट्स कौन से होते हैं? इन फ्यूचर जो पेमेंट होते हैं वो आपके डिलेड पेमेंट्स होते हैं। यार जब भी आप लोग लोन लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ लोन तो लेते हो 10,000 रुपये का, लेकिन 2 साल बाद या 1 साल बाद आपको कम से कम 15 से 20,000 रुपये सामने वाले को देने पड़ते हैं। क्यों? 10,000 लिए हैं, 2 साल बाद 20,000 15,000 रुपये क्यों दे रहे हो? तो ये 10,000 की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में 20,000 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो मेजर किया जा सकता है मनी के द्वारा। तो ये एक और फंक्शन होता है करेंसी का। मीनिंग क्लियर हो गया? फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। आप पैसों को स्टोर करके भी रख सकते हो। कैसे स्टोर करके रख सकते हो? पैसों से आप क्या कर लो, गाड़ी खरीद लो, ज्वेलरी खरीद लो, कोई मकान वगैरह परचेज कर लो, कुछ और भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है उसको आप लोग स्टोर कर सकते हो। फिर है और कौन कौन से फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, 1-2 फंक्शन और। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यार एक चीज बताओ, थ्रू करेंसी हमारी जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एटीएम कार्ड है, सामने वाले को मैं अपनी जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। एटीएम कार्ड दिया और सामने वाला पैसे निकलवा सकता है, तो ये भी एक फंक्शन हो गया करेंसी का। फिर प्रोवाइड बेसिस ऑफ क्रेडिट। यार उधार का आधार क्या है? करेंसी। थ्रू करेंसी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया लोन का, ठीक है, तो बेस हो गया क्रेडिट का। फिर है ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। यार जो करेंसी है वो सेविंग को किस में कन्वर्ट करती है? इन्वेस्टमेंट में। अब इसको समझना कैसे, देखो यहां 2 चीजें हम लोगों को पहले तो समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज सेविंग एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, और एक वर्ड आया है क्रेडिट। इन तीनों वर्ड्स को हम लोग पढ़ेगा। ये तीनों वर्ड है क्या, तो मैंने यहां लिख रखा है। देखो सबसे पहला है क्रेडिट। देखो लोन और क्रेडिट बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। देखो समझना इस चीज को, मेरे पास पैसा है, सामने वाले को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको पैसा दे दूंगा, तो ये क्या कहलाता है? क्रेडिट। समझ में आ गया? यही मैंने लिख रखा है। क्लियर हो गई? फिर है सेविंग। अब ये सेविंग क्या होती है? देखो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, लेकिन अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं कि मान लो अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है, उस 10,000 रुपये में से मैंने 8,000 रुपये मेरा खाना खर्चा हो जाता है, तो कितने बचे? 2,000। तो ये 2,000 क्या है? मेरी सेविंग। डेफिनेशन देख लो, द पार्ट ऑफ इनकम। इनकम का वह पार्ट जो कि कंज्यूम नहीं किया गया है। कितना कंज्यूम नहीं किया? 2,000 रुपये, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? सेविंग कहलाएगी। मीनिंग क्लियर हो गया? वहां से भी आपका क्लियर हो गया। अब है इन्वेस्टमेंट। देखो डेफिनेशन क्या लिख रखी है, सच एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द स्टॉक ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एसेट्स इन द इकोनॉमी। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं, होता क्या है। देखो हम लोग जो सेविंग करते हैं, ठीक है, वो बैंक में जमा करवाते हैं, ठीक है, और बैंक क्या करती है, उसको लोन के रूप में किसको देती है? प्रोड्यूसर को देती है, ताकि वह प्रोडक्शन कर सके। तो यहां डेफिनेशन देखो, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि क्या करता है, जो स्टॉक है प्रोडक्टिव एसेट्स का, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। तो भाई प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका कहलाता है इन्वेस्टमेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है।
तो यहाँ थ्रू करेंसी सेविंग किस में कन्वर्ट होती है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है। तो आई होप इसका जो मीनिंग है फंक्शंस ऑफ करेंसी आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। क्वेश्चन वही अराइज होता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। देखो, हर चीज समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें रियल में होती है, ठीक है, रियल में है, फिर इन्हीं को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बुक्स के अंदर। समझना, देखो कैसे यार। इंटरमीडिएटर्स मतलब जो दो लोगों के बीच का काम करता हो वो इंटरमीडिएटर्स होता है। कैसे, देखो, सच इंस्टीट्यूशंस एंड फर्म्स विच एक्ट एज एन एंकर और मिडिलमैन बिटवीन डिपोजिटर्स एंड दोज हु ऑब्टेन क्रेडिट इन द फाइनेंशियल मार्केट। कैसे, समझो, देखो एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये मान लो इसके पास पैसा पड़ा है, ठीक है, और इस वाले को पैसा चाहिए। अब यार आप खुद सोचो, इंडिया इतना बड़ा देश है, कौन किसके पास पैसा है और किसको पैसों की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इनके बीच का जो काम है, मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो इनसे तो पैसा लेती है और इनको पैसा देती है, वो काम करती है, वो आपकी कहलाती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। समझना वापस से कि मान लो इसके पास तो पैसा पड़ा है, अमीर आदमी है, इसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, गरीब आदमी है, ठीक है, तो जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इनसे तो पैसा लेगा, डिपॉजिट लेगा और डिपॉजिट लेके और इनको पैसा दे देगा, तो ये बीच का जो काम करता है वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स कौन होता है, एग्जांपल समझना, बैंक। कैसे, देखो, जिसके पास पैसा होता है, सेविंग होती है, वो बैंक में जमा करवाते हैं, तो मैंने आपको यही बोला, ठीक है, और जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक से पैसा लेता है, तो बैंक क्या हो गई आपकी, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का, पढ़ के देख लो, आपको एग्जाम्पल लिख रखा है बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह, ये भी सारी क्या है आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। मीनिंग क्लियर हो गया। अब है सोर्स ऑफ क्रेडिट। समझना, सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब उधार लेने के कौन कौन से सोर्स हैं, हम पैसा कैसे उधार ले सकते हैं या कौन कौन से सोर्सेज से उधार ले सकते हैं। तो देखो, दो सोर्स है, एक कहलाता है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा कहलाता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब फर्क सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आने वाला है। तो देखो, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, या अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर किसका कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का और आरबीआई का, वो हमारे कहलाते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। समझना, देखो मैंने लिख रखा है कि वो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट या आरबीआई के पास, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनके ऊपर किसका कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का या आरबीआई का, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जैसे आपका बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, इनके ऊपर गवर्नमेंट और जो आरबीआई है, ठीक है, उनका पूरा कंट्रोल होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स। फिर दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अगर सीधी सी बात है, इसमें हमने क्या पढ़ा, इंस्टीट्यूशनल सोर्स के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट और आरबीआई का होता है, ठीक है, तो यहाँ जो गवर्नमेंट है और जो आरबीआई है उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो हमारे कहलाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यार पैसा किससे, बैंकों से ही लेते हो क्या, नहीं ना, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स से आपको पता भी चल जाएगा कि आप पैसा उनसे भी लेते हो। कौन कौन से हैं, लोकल बैंकर हो गए, ठीक है, मनी लेंडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए और देयर रिलेटिव्स, और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी पैसे लेते हैं। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। देखो, जब ये पूरा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो उससे पहले लोकल बैंकर थे, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की तरह ही काम करते थे। यार एक चीज़ बताओ, बैंकों के अलावा भी तो पैसा लोग बाग उधार देते हैं। कई, अगर आप गाँव में रहते हो या शहरों में रहते हो तो कोई तो ऐसा पर्सन होगा आपके जानकार या जो रिलेटिव है जो भी पैसा उधार देने का काम करता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यही तो लिखा हुआ है, लोकल बैंकर हो गया, मनी लेंडर जो पैसा वैसा देते हैं, ठीक है, गिरवी रख के कुछ ना कुछ, ठीक है, लैंडलॉर्ड वगैरह हो गए, तो ये साहूकार बनिए वगैरह जिसको आप लोग बोलते हो, तो ये सारे क्या है आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ
क्रेडिट। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट और क्या होते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं। याद रखना, ये लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई चार्ज करते हैं और ये नॉर्मल काफ़ी कम रहता है इनका, और इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन याद रखना, इनकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इतने सारे फार्म वगैरह खूब भरने पड़ते हैं, ठीक है, एक पूरी प्रोसेस होती है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जाके और इजी तरीके से आपको कुछ फिल नहीं करना पड़ता और लोन मिल जाता है। भाई अगर बड़ी के पास जाना पड़ता है या साहूकार के पास जाना पड़ता है तो कुछ नहीं, साइन करवाएगा आप लोगों से और पैसे दे देगा। यहाँ तो आपको कई फार्म भरने पड़ेंगे, कई चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके आपको पैसा मिलता है। डिफरेंस क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। यही एक चीज़ और मैंने लिख रखी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। वर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है। अब ये होता क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको हम लोग समझेंगे। देखो मैंने लिख रखा है कि ज्वाइनिंग द पुअर, वीक, बैकवर्ड एंड लोअर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी विथ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब सोसाइटी के जो पुअर है, जो वीक है, बैकवर्ड है, जिनकी इनकम कम है, उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, मतलब उनको भी लोन वगैरह प्रोवाइड करवाना, और वो भी किस पे, रीजनेबल कॉस्ट पे। ये आपका कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि सोसाइटी में जितने भी आपके बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना बहुत ही कम रेट में। तो आजकल गवर्नमेंट अब बहुत सारी स्कीम ला रही है गरीबों के लिए भी, उनको भी लोन वगैरह दे रही है। तो ये सब क्या है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। मीनिंग क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।